Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट का। केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम 2022-23 में आप देख ही रहे हैं और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्स्ट्रा चीजें साथ में पढ़ेंगे बट सिलेबस से भटकेंगे बिल्कुल नहीं। जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चैप्टर्स आपको पढ़ने ही है एक्स्ट्रा में, बेशक सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डलवा देंगे, लेकिन सिलेबस के बिल्कुल साथ चलना है, सिलेबस को एकदम पकड़ते हुए चलना है, साथ में क्वेश्चंस के साथ चलना है जो केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। कुछ नए कुछ पुराने मिक्स करके क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। लगभग हर चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एक बार आप लोग आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। ये क्लास यूट्यूब पर भी लाइव है, ये क्लास करियरविल ऐप पर भी लाइव है और ये यूट्यूब पर लास्ट सेशन है। इसके बाद जो ये बैच है ये कंटिन्यू होगा करियरविल ऐप पर। जो लोग यूट्यूब पे जिनको ये देखना है कि भैया किस तरह से ये सेशंस चल रहे हैं और हम कैसे काम करने वाले हैं, उनको अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं तो वो इसको डेमो के रूप में लेकर के और बैच में अगर उनको एनरोल करना है, समझ में आता है तो वो कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग ऑलरेडी हैं बैचेस में। उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, कोई आप पे ऐसे जोर ज़बरदस्ती या ऐसा कोई चिल्ला चिल्ला के बेचने वाला काम यहाँ नहीं होता है ना। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बैच की, आपकी इच्छा हो तो वो आप ऑलरेडी ही उतनी संख्या में जुड़ते हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है या जो मेहनत है वो उसी तरह से होती है। तो किसी भी फेक वेबसाइट से बचेगा। आज सुबह भी मुझे एक मेल आया था, मैं सारे मेल चेक नहीं कर पाती हूँ बट उसमें कुछ मेल आ ही जाते हैं जिसमें आपने किसी फेक वेबसाइट से कोर्स ले लिया या कुछ कर दिया। सिर्फ करियरविल ऐप पर ये कंप्लीट बैच अवेलेबल है। आज लास्ट डेट 16 हो गई ना, हाँ, तो कल तक ही था जो इस पे डिस्काउंट था। एक बार चेक कर लेना अगर वो कंटिन्यू हुआ होगा तो। अदरवाइज ये पेडागोजी स्पेशल बैच है। अच्छा, कुछ लोगों को, मतलब बहुत ही कम लोग हैं, एक दो लोगों का मेल मैंने देखा है, ये गलतफहमी हो गई है कि पेडागोजी स्पेशल अलग से लेना है और पीआरटी का अलग से लेना है। मतलब वो कॉमन सेंसिकल बात नहीं होगी ना। अगर आपने पीआरटी लिया हुआ है इसका मतलब पेडागोजी आपकी 60 नंबर की सबसे ज्यादा पीआरटी में ही है, तो वो ऑलरेडी वहां कवर्ड ही होगा। पीआरटी कंप्लीट बैच का मतलब ही वही है। और ये जो पेडागोजी बैच है, अगर आप पीआरटी में जनरल सब्जेक्ट कहीं और से पढ़ रहे हैं या फिर टीजीटी और पीजीटी वाले हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है 40-40 नंबर का, तो वहां पे उनको पेडागोजी पढ़नी है अलग से, कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, तो ये उनके लिए है जो पेडागोजी स्पेशल बैच है ना। पीआरटी वाले भी ले सकते हैं इसको आप। पेडागोजी सिर्फ केवीएस की पेडागोजी अगर आपको पढ़नी है अलग से, तब उस केस में ये पेडागोजी स्पेशल आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक दो लोगों से जिनका ऐसा कुछ हुआ है वो मेल कर दें मुझे, मैंने बोला भी है, रिफंड करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि ईजी नहीं होता बट हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करें, पढ़ाई करें, देखें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या इतना जो परेशानियां हैं, दर्द है कि भाई क्या आएगा केवीएस में आखिर हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैक्सिमम स्कोर बिल्कुल आएगा जब साथ में मिलकर के मेहनत करेंगे। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पेपर दे के आएंगे, अपने आप पता लग जाएगा आपको चीजों का। तो 5 यूनिट्स हैं इसमें, चाहे आप पीआरटी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो या पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो। पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 नंबर की। टीजीटी में ये 10 नंबर की है, बाकी सब में 15 की है, यानी पढ़ना तो सब कुछ है। अब इस फर्स्ट यूनिट में जब हम देख रहे हैं तो ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाली जो यूनिट है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल टास्क्स। तो डेवलपमेंट आपने सीटेट में भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है तो आप पेडागोजी स्पेशल वगैरह बैचेस में होंगे, बहुत पढ़ा है डेवलपमेंट पे, पता नहीं कितने कितने सेशंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्टेज है, बट आपके पास तब समय था, अभी लिमिटेड समय है, तो हमें उसी तरीके से चलना होगा। डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट ये आज हम करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा ग्रोथ को समझेंगे, थोड़ा सा मैचुरेशन को, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं वो समझेंगे, और क्या डेवलपमेंट है बेसिक्स समझ के चलेंगे। बाकी जो डिटेल में डिस्कशन है इन पे वो ऐसे ही चलने वाला है कि हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, टाइप्स क्या हैं, फिर इनके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, डेविएशन क्या है, चैलेंजेस क्या आते हैं, है ना, या डेवलपमेंटल हजार्ड्स क्या हैं, ये सब चीजें हम करेंगे। तो आज हम ये छोटा सा टॉपिक उठाएंगे जिसमें डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी क्या मुद्दे हैं, इश्यूज क्या हैं डेवलपमेंट को लेकर के। कुछ डिबेट्स चलती हैं जो हमने वैसे भी पढ़ी हैं, बस इनको अलग से पढ़ लेना है इस टाइम पे। जैसे हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की एक डिबेट है कि नेचर वर्सेस नर्चर, या अर्ली एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट में या लेटर एक्सपीरियंसेस। तो ये कहीं ना कहीं आपने, अगर मेरी क्लासेस में आप रहे हैं तो ये सुनी है, ये बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी है, बस इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। मैचुरेशन के बारे में 2-4 बातें करेंगे। उससे पहले ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझेंगे, है ना, और इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं ये भी देख लेंगे, और पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेंगे, है ना, कि मैचुरेशन क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है,
और अगर हम बात करें मैच्योरेशन के बारे में, लड़कियां पहले मैच्योर होती हैं कि लड़के, ये क्वेश्चन आपका केवीएस में पूछा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, है ना। अपनी तरफ से भी जो बने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही होंगे, सिलेबस के आसपास ही। ठीक, ये जो डिबेट्स हैं वो किस तरह की डिबेट्स हैं, 4 तरीके की डिबेट्स हैं जो मेजरली चलती हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे, उससे फिर क्वेश्चंस पे चर्चा होगी। तो आज कुछ कुछ काम हम करने वाले हैं और इसके लिए आपको बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है बिना भटके। जो लोग बैचेस में हैं ऑलरेडी, हम लोग शुरुआत में, मैं शुरुआत के सेशन जब शुरू होता है तो आपके कुछ डाउट्स या जो भी बातें होती हैं वो इनिशियली 2 मिनट बात होती है, उसके बाद सेशन के लास्ट में आप अपनी बातें पूछ सकते हैं। सभी के डाउट क्लियर कर पाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कई हजार लोग होते हैं ऑनलाइन में, यही एक समस्या रहती है, बट कोशिश रहेगी कि सेशन के लास्ट में जो भी मेजर डाउट्स हैं उनको लिया जाए। ठीक, ये सेशन आपका जो लोग ऑलरेडी बैचेस में एनरोल्ड हैं उनके जो ये सेशन है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, अभी जब तक सीटेट का एग्जाम ना हो जाए, इसको 3 दिन रखेंगे, बाद में इसको 5 से 6 दिन, सैटरडे संडे ऑफ रहता है बेसिकली, नहीं तो मंडे टू फ्राइडे चलती हैं क्लासेस। तो अभी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे शाम को 7:30 बजे ये सेशन रहेगा। ये बिल्कुल जैसे होता कई बार क्या है कि कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं तो 2 बैचेस में एक साथ चल रहे हैं, केवीएस के लिए हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैंने प्लान किया हुआ, बिल्कुल अलग इसको रखा है ताकि 2.5 से 3 महीना ही है ना अभी आपके सामने, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि 3 महीने हैं, तो उस तरीके से इसको टारगेट करें। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा में पढ़ने हैं उनको रिकॉर्डेड में भी डलवा देंगे सिलेबस में अगर नहीं भी है मेंशन्ड। चलिए बात करते हैं ग्रोथ की, मैच्योरेशन की और डेवलपमेंट की। बहुत बार हमने ये बातें की हुई हैं, सीटेट आपने निकाला है, मेरे साथ भी डिस्कशन किया होगा, आपको पता होगा। बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं, फिर आगे चलेंगे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पे। ग्रोथ, डेवलपमेंट और एक वर्ड है मैच्योरिटी। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें वर्ड है वो है डेवलपमेंट। मैच्योरिटी कहीं यहां बीच में लिख लेते हैं, परिपक्वता जिसको हम कह रहे हैं। ग्रोथ हमें पता है वृद्धि कहते हैं। ठीक, इसको समझने में फोकस करेंगे। वृद्धि, ये 3 शब्द हैं और तीनों का मतलब जो है अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल एक है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंतर इनमें है, छोटे छोटे अंतर हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं, ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ही हैं, ये विकास की प्रक्रिया का ही हिस्सा हैं। अगर देखा जाए सब आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आप विकसित होते हैं। ठीक, और इनको एक शब्द में समझें तो चेंज का नाम है। इन सब में परिवर्तन संबंधित है या परिवर्तन होते ही हैं, चेंजेस होते ही हैं। भाई आप अगर देखेंगे अपने पूरे डेवलपमेंट को, सीटेट वाले परेशान ना हो, कल से सीटेट की ही क्लास चलेगी यहाँ लेट्स लर्न पे, आज लास्ट क्लास है केवीएस को लेकर के, है ना। फिर बैचेस में ही चलेगी सिर्फ केवीएस की क्लास, और जब सीटेट खत्म हो जाएगा तब प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस केवीएस की करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, टेंशन मत लो सीटेट वालों, सारी प्लानिंग है। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि चेंजेस, अगर एक वर्ड में समझें तो हम कहेंगे चेंज, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो मैच्योरिटी हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो। क्या होता है, तीनों में परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन? ऐसे ही रात को सोए सुबह उठ गए, हाथ अचानक से लंबा हो गया, कोई भी रैंडम परिवर्तन नहीं। कैसे परिवर्तन? पीओएस वाले परिवर्तन जो हमने सीटेट में भी पढ़े हैं, यानी प्रोग्रेसिव परिवर्तन, प्रगतिशील, ऑर्डरली, सीक्वेंस में होंगे, सीक्वेंशियल। तो एक ऑर्डर में होने वाले चेंजेस हैं, एक सीक्वेंस में, क्रम में होने वाले परिवर्तन है, ग्रेजुअल परिवर्तन है, अचानक से नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं, थकान की वजह से नहीं। ठीक, और ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हिस्सा है, ग्रोथ डेवलपमेंट का भी हिस्सा है। अगर देखा जाए तो मैच्योरिटी भी लगभग उसी का हिस्सा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस का ही हिस्सा है, ये कह सकते हैं। तो जब हम बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं तो हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन शामिल होते हैं और ये वूम्ब टू टूम्ब चलती है। बहुत बार हमने ये समझा है, सुना है, जाना है। ठीक, इससे ज्यादा फोकस आज हम मेन टॉपिक पे करेंगे जो है हमारा डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जस्ट आपको इंट्रो या बैकग्राउंड देने के लिए जो पहली बार ही पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो डेवलपमेंट, विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिवर्तन शामिल होते हैं, और ये रैंडम परिवर्तन नहीं है, ये प्रॉपर आपके एक सिक्वेंशियल, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ते हुए क्रम में होने वाले परिवर्तन है। प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, एक ऑर्डर में होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे, ठीक है, स्टेजेस में होंगे, वो परिवर्तन है जो क्रमशील होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, प्रॉपर, जिनका एक ऑर्डर है। ठीक है, वूम्ब टू टूम्ब चलता है। जैसे चेंजेस की जो प्रक्रिया है, वूम्ब टू टूम्ब यानी गर्भ से कब्र तक, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, रुकता नहीं है। कौन? डेवलपमेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं विकास की, तो जैसे आप 5 दिन के होते हैं, जैसे आप जन्म के समय होते हैं, वैसे आप 2 महीने बाद नहीं रहते, और जैसे आप
2 साल में होते हैं वैसे आप 12 साल में नहीं होते, जैसे 12 में होते हैं वैसे 24 में नहीं होते, यानी चेंजेस होते रहते हैं। और इसी चेंजेस की प्रक्रिया, ये बेहतरी के लिए होने वाले जो परिवर्तन है, इन्हीं को हम कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट है या हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट को मॉडिफाई करना संभव है, यानी डेवलपमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। तो मॉडिफिकेशन बिल्कुल संभव है, इसमें चेंजेस इसमें लाए जा सकते हैं। बट हम ये कहें कि आज आप अडल्ट हैं और कल आप बच्चे बन जाएंगे, रिवर्स कर देंगे हम गाड़ी की तरह, रिवर्स गियर डेवलपमेंट में तो नहीं होता, प्रतिवर्ती नहीं है, बट परिवर्तन संभव है। इस पे लंबी चर्चा हम करने वाले हैं आने वाले सेशंस में, ये जस्ट इंट्रो के लिए है जो लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। वहीं जब हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं, तो ग्रोथ जस्ट एक हिस्सा है डेवलपमेंट का। ग्रोथ किससे संबंधित है? हमारे फिजिकल अपीयरेंस वाले चेंजेस से, यानी जो शारीरिक परिवर्तन है, जो शारीरिक परिवर्तन है जिनको मापा जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जिनका मेजरमेंट संभव है, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपकी शेप का, आपके साइज का बढ़ना, जिन चेंजेस को आप यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। यूनिट्स बोले तो सेंटीमीटर में आप देख रहे हो भाई कितना पेट निकल गया है ना, या हाइट कितनी बढ़ गई है इंचेस में आप देख रहे हो। ठीक, किलोग्राम में आप देख रहे हो वेट कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ। आप बेसिकली मेजरेबल चेंजेस हैं जिनको परिमाणात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। तो ये शारीरिक एस्पेक्ट से, शारीरिक पक्षों से जुड़ी हुई है। किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तीसरी एक चीज है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बोले तो परिपक्वता, ग्रोथ यानी वृद्धि। मैच्योरिटी एक ऐसी चीज है जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी बोले तो आनुवांशिकता, जो आपके जीन्स, जो आपका डीएनए, पूरी जो कोडिंग है, जेनेटिक मेकअप है आपका, उससे संबंधित है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एक ऐसी चीज है, परिपक्वता, जो आपके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है जिसने, कि भाई ये आपकी डीएनए में, ये आपके जेनेटिक्स में कोडेड है, ये इंफॉर्मेशन जैसे एनवायरमेंट मिलेगा, जैसे टाइम के साथ अनफोल्ड होते रहेंगी ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स। भाई आपको पता है 7 महीने का बच्चा है, वो बैठना शुरू कर देगा, है ना। 8 महीने का बच्चा है, खड़े होना शुरू कर देगा। 12 महीने या 1 साल में चलना शुरू कर देगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? मैच्योरिटी की वजह से। आपने ट्रेनिंग नहीं दी है और आप दे भी नहीं सकते। 2 दिन का बच्चा है, कैसे ट्रेनिंग देंगे? तो बिना मैच्योरिटी के तो आप ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। और मैच्योरिटी एक ऐसी चीज है जिसपे ट्रेनिंग का, एजुकेशन का, ये एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है ट्रेनिंग से, गाइडेंस से, इसको कोई जरूरत नहीं गाइडेंस की। हेरिडिटी से जो जेनेटिक कोड आया है उसकी वजह से एनवायरमेंट में अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, ट्रेट्स क्या कहलाते हैं? मैच्योरिटी कहलाते हैं। भाई बच्चे की टांगों में अगर मैच्योरिटी नहीं, साइकिल चलाना कैसे सिखाएंगे? नहीं सिखा सकते। चलना भी नहीं सिखा सकते जब तक वो, उसकी जो बॉडी है, उसका जो माइंड है, कुछ चीजों के लिए मैच्योर नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी चीज हुई मैच्योरिटी। हालांकि हरलॉक कहती हैं कि, हरलॉक कहती हैं ना, कई लोगों को ये नहीं पता लगता, पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं कि हरलॉक महिला थी कि पुरुष। तो मिसेस हरलॉक कहती हैं कि अगर एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड हो, ऐसा एनवायरमेंट हो जहां जीने ना दिया जा रहा हो बच्चे को, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड अगर एनवायरमेंट है, तो रिटार्डेशन जैसी समस्या बन सकती है, यानी मैच्योरिटी को भी बाहर आने में दिक्कत हो सकती है यदि एनवायरमेंट बहुत ही खराब है तो हालांकि हम ये कहते हैं कि एनवायरमेंट का, ट्रेनिंग का, गाइडेंस का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेहतर एनवायरमेंट होगा तो कोई नुकसान नहीं है। तो कोशिश तो ये करनी है एनवायरमेंट अच्छा ही दें। अदरवाइज जो नॉर्मल आपकी बातें हैं, जो टर्म्स हैं, आपको ये याद रखना है कि ट्रेनिंग का, गाइडेंस का, एक्सरसाइज का, इन सब चीजों का इस पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। किस पर? मैच्योरिटी पर। ठीक, एफर्ट से आप किसी को ये सोचें कि नहीं आज तो हम बच्चों को पूरा बॉर्नविटा एक ही दिन में खिला दें, हालांकि होता कुछ खास नहीं है, शुगर ही है। तो अगर देखें तो एकदम से ये बड़ा हो जाएगा, एकदम से कुछ और करने लग जाएगा। आप 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं का सिलेबस नहीं पढ़ाते, क्योंकि उसके लिए वो मैच्योर नहीं है अभी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी धीरे धीरे उसका दिमाग, और मैच्योरिटी लगभग हर एस्पेक्ट में, जो आपका शारीरिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, लगभग हर एस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट है, हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, टॉपिक वही है। 3 इसके मुख्य प्रकार हैं, जिसको हम 4 कहते हैं, सोशियो इमोशनल एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, तो ये 4 मुख्य प्रकार या टाइप्स हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। और इसी तरह से मैच्योरिटी भी लगभग हर एक आयाम में आपकी होती है। जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, ग्रोथ से संबंधित प्रोसेसेस हैं, उनमें एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा रोल की, एफर्ट की, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैच्योरिटी में उतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन मैच्योरिटी भी क्या हुई? डेवलपमेंटल प्रोसेस हुई, क्योंकि परिवर्तन तो इसमें भी शामिल हैं। दांत निकल रहे हैं बच्चे के, आप निकाल रहे हैं दांत? नहीं, खुद से निकल रहे हैं, स्वतः, नेचुरली। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मेकअप में कोडेड है। जैसे एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बनता है ना, कोड करते हैं लोग, कोडर्स, उस तरह से आपकी जेनेटिक मेकअप में कोडेड हैं चीजें कि भाई कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनेगा,
या वो पपी कहेंगे आप उसको, और इंसान का बच्चा इंसान बनेगा, ये जीनोटाइप है हमारा, है ना, अभी आएंगे उस पर भी। तो ये हमारा जेनेटिक मेकअप है जिसकी वजह से मैच्योरिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो अनफोल्ड हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, ये डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा है। ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ग्रोथ और मैच्योरिटी शामिल है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, अगर फिर भी आप मैच्योरिटी की तरफ नजर डालना चाहें, और मैच्योरिटी एक हम कहते हैं सर्टेन एज तक हमारा दिमाग, शरीर, सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं अडल्टहुड से पहले पहले ही। अगर हम बात कर रहे हैं मैच्योरिटी की यानी परिपक्वता की, तो ग्रोथ आपकी सिर्फ मैच्योरिटी तक चलती है, ये बात हम जानते हैं। तो मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो समय के साथ, एज के साथ जो हमारे पोटेंशियल हमारे जीन्स में छिपा हुआ है वो अनफोल्ड होगा एज के साथ, उसको हम मैच्योरेशन कह रहे हैं। अभी जब ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन सब का कंपैरिजन हम पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में जाएंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन इतनी बात से आप इतना तो समझ गए कि कहानी चल क्या रही है। एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा चुका है, मैच्योरेशन इज यानी परिपक्वता क्या है, बताइएगा परिपक्वता क्या है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, फटाफट से बताएंगे परिपक्वता क्या है। हाँ, ऑफ कोर्स ये सीटेट के टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं ज्यादा इनको अभी टच नहीं कर रही हूं, क्योंकि अभी हम आएंगे धीरे धीरे। ए ऑप्शन डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल है, सोशलाइजेशन है, एडजस्टमेंट की प्रोसेस है। भैया ये सारी अपने आप में भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। क्या है? मैच्योरेशन एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में तो मैच्योरेशन हो रहा है ना। अभी हमने यही समझा, ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, किसके अंदर है ये सब? डेवलपमेंट, एक ब्रॉड टर्म, ठीक है। तो विकासात्मक प्रक्रिया है ए ऑप्शन। अभी हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। उससे पहले ये एक छोटी सी, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बात बातों में कहीं आ जाएगा, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिखेगा। अगर हम देखें तो क्वेश्चन है कि मोस्ट एक्यूरेट बात कौन सी है, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। मोस्ट एक्यूरेट, पहला स्टेटमेंट है गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो हैं वो तेजी से परिपक्व होती हैं। अब जिसने डेवलपमेंट को भी ठीक से पढ़ा है, अगर आप बैचेस में भी थे या बैचेस में ही हुआ है वैसे डिटेल में, कि एडोलेसेंस की भी एज लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग बताई हुई है। मैंने आपको वो टेबल वाली याद कीजिए, स्टेजेस वाली, उसका रीजन है। देखिएगा, अब इसमें सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कोई ए कहेगा देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़के लड़कियों की परिपक्वता में कोई अंतर नहीं होता। देखो, इसको जेंडर बायस से नहीं जोड़ना है, ये बायोलॉजिकल चीज है ना। इसमें मैं और आप सोसाइटी कुछ नहीं कर सकते हैं। द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स नेचर मेच्योर मोर रैपिडली देन मेजोरिटी ऑफ बॉयज, यानी ज्यादातर लड़कियां जो है ज्यादातर लड़कों से जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, या फिर बॉयज मेच्योर फास्टर देन गर्ल्स। तो इसका जो फैक्चुअल आंसर है वो ये है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी मेच्योर होती हैं। जो लड़कियों की मेच्योरिटी की या प्यूबर्टी की भी एज है वो क्या है? 8 से 13 वर्ष, और लड़कों के लिए वही 9 से 14 वर्ष हो जाती है। इवन जन्म के समय पे भी ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो लड़कियां हैं वो ज्यादा मेच्योर होती हैं, मतलब कुछ वीक्स का अंतर होता है लड़कों से। तो हम कहेंगे गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो हैं वो तेजी से परिपक्व होती हैं। ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी इनके फिर अलग अलग होते हैं। अभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे आएंगे हम, लेकिन उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। लेकिन अब जिसने स्टेजेस को भी अच्छे से पढ़ा है उसको ये समझ में आएगा, यार जो प्यूबर्टी की एज थी वो गर्ल्स के लिए और 1-1.5 साल पहले थी, 2 साल पहले थी, और बॉयज के लिए बाद में थी। तो कौन मेच्योर पहले हो रहा है? लड़कियां। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका कॉमन सेंस या आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप समझ जाएंगे कहानी चल क्या रही है। अब आते हैं इश्यूज और डिबेट्स पे, जो कि आज का मेन मुद्दा है जो हमें समझना है। यानी कुछ बहस हैं या कुछ मुद्दे हैं विकास को लेकर के, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप इसको कह सकते हो, कि कुछ विवाद हैं। अगर मैं कहूं तो वो कैसे विवाद हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिक्स की वजह से होता है, या ज्यादा प्रभाव जेनेटिक्स का है ना कि एनवायरमेंट का, यानी जीन्स या हेरिडिटी या आनुवांशिकता उतना प्रभावित नहीं कर रही जितना पर्यावरण करता है। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, पर्यावरण ज्यादा नहीं करता, जीन्स ज्यादा करते हैं, हेरिडिटी ज्यादा करती है। नेचर वर्सेस नर्चर भी कहते हैं, अब इसको डिटेल में आएंगे। दूसरी एक डिबेट है जो कहती है कि जो डेवलपमेंट है वो एक स्मूथ प्रक्रिया है। अभी आप कल परसों एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, शायद केवीएस का ही क्वेश्चन था, कि स्मूथ प्रक्रिया है डेवलपमेंट, या फिर ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, या ये स्टेजेस में होती है। तो ये भी 2 तरह के लोग हैं। स्मूथ कौन मान रहा है यहां पे? जो ये कहेगा कि ग्रेजुअली होती है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। और जो स्टेजेस मतलब डिस्टिंक्ट स्टेज है, तो कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, सततता बनाम असततता।
थर्ड क्वेश्चन यहां पे आता है, या थर्ड टाइप की डिबेट है कि जो शुरुआती सालों के आपके अनुभव हैं वो ज्यादा बेहतर या ज्यादा प्रभावी साबित होंगे या आने वाले, यानी आज आपकी साल, अगर आज आपकी एज जो है वो 20 साल है, 22 साल है, तो आपका प्रेजेंट का अनुभव या आपका रीसेंट अनुभव जो रहे हैं पिछले 2-3-4 सालों के, वो कॉलेज टाइम में अगर आप हैं तो वो ज्यादा आपके जीवन पे महत्व डाला है उसने, या फिर जो बचपन में कुछ घटनाएं घटी थी। तो आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा विवाद रहता है और कई लोग पूरे पूरे जीवन नहीं उभर पाते जो चीजें बचपन में घट जाती हैं। तो आएंगे इस चीज पे। ये एक और डिबेट होती है आपकी कि एबनॉर्मल बिहेवियर है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पेपर में कभी पूछी नहीं गई है, एनसीईआरटीज वगैरह में दी नहीं हुई है, बट हाँ हम फिर भी उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो पहली डिबेट नेचर वर्सेस नर्चर की, जिससे एक क्वेश्चन भी इस बार आया था कि हेरिडिटी जो है आपकी क्या डिसाइड करती है, कि हेरिडिटी डिसाइड करेगी हाउ फार वी विल गो या हाउ फार वी कैन गो। इस पे हमारी चर्चा हुई है प्रीवियसली, है ना। ये सीटेड वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। करियरवेल ऐप डाउनलोड करना है, कहीं और से मत ले लीजिएगा। बस जो भी ये लोग पूछ रहे हैं पेमेंट कैसे करूं और कैसे लूं और व्हाटएवर, क्योंकि उसमें फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और वो बहुत ही गड़बड़ मामला है। फिर आप शिकायत करेंगे। हम लोग भी लगे हुए हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनको थोड़ा सा समझाया जाए कि भाई ऐसे काम मत करो, है ना। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी प्रकृति एवं पोषण विवाद। प्रकृति का मतलब यहां हेरिडिटी से है, जो आपका जेनेटिक मेकअप है, जो फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, क्योंकि आपके जीन्स थोड़ी बदल जाएंगे। कॉन्सेप्शन के ही टाइम से, यानी गर्भाधान के समय से ही, जब आप मां के गर्भ में हैं तब से ही डिसाइड हो चुका है कि आपकी जीन्स क्या है, आपकी आंखों का रंग क्या होगा, बाकी पूरा जो भी कोड है वो सब आ चुका है। नर्चर क्या है, जो एनवायरमेंट है, जब आप मां के गर्भ से बाहर आ रहे हैं तो वहां एनवायरमेंट आपको मिल रहा है। तो हेरिडिटी ज्यादा प्रभावित करेगी विकास की प्रक्रिया को या एनवायरमेंट, ये बहस लंबे समय से चल रही है। आपने अपने बीएड डीएलएड वगैरह में कभी ना कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लीजिए। आनुवंशिकता की जब हम बात कर रहे हैं तो ये स्टैटिक है, फिक्स्ड है। अगर देखें तो हेरिडिटी बहुत सालों साल में कहीं जाकर के, जनरेशंस बाय जनरेशन जाके धीरे धीरे जेनेटिक मेकअप चेंज होता है। अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम एनवायरमेंट में भी डाल दें तब जाकर के, है ना भाई। अगर आप इंडियन है और अमेरिका में जाके रहने लग जाएं तो 1-2 जनरेशन तक पता तो लग ही जाएगा ना एटलीस्ट, आपके कलर को देख के, आपकी कद काठी को देख के कि आप अमेरिकन नहीं है। या अमेरिकी कोई आकर के यहां रहने लग जाए तो 2-3 जनरेशन क्या कई जनरेशन में जाकर के शायद थोड़ा बहुत आसपास स्थिति, कलर में भी इवन, ये तो इतनी छोटी चीज है कलर, उसमें भी अंतर आसानी से नहीं आता। ठीक, तो हेरिडिटी एक स्टैटिक चीज है, उसका ज्यादा प्रभाव है, या एनवायरमेंट जो कि डायनामिक है, परिवर्तनशील है। ये सब बातें हमने पढ़ी है सीटेट में या नहीं? बिल्कुल पढ़ी है। परिवर्तनशील है, उसका ज्यादा प्रभाव है ना। तो इसको पढ़ करके ये परेशान नहीं होना कि हाय रे इंग्लिश लिख दी। जो मेरी बातें चल रही हैं उन पे फोकस करना है, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं लिखवाऊंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है कि आप कमेंट सेक्शन में ना देखने लग जाएं कि क्या चल रहा है, तो फोकस इधर ही रखिए। टुडे मोस्ट साइकोलॉजिस्ट, यानी ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट आज की डेट में ये मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो इंटरेक्शन है किसके बीच का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच का। यानी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या ज्यादातर लोग ये मानते हैं, यानी वुडवर्थ भी उनमें से एक हैं, जो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बराबर है किसके, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी गुणनफल है विकास की प्रक्रिया किसका, आनुवंशिकता और वातावरण का। योग नहीं है ये, मतलब एडिटिव नहीं है ये दोनों। क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा जा चुका है कि ऐड नहीं कर सकते आप इनको, कि 75% जो है एनवायरमेंट है, 25% जो है हेरिडिटी है, बराबर 100 हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। या 50-50 भी, ऐसा भी नहीं है। इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट किस क्षेत्र में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा ये नहीं पता। अगर आप अपने इंटेलिजेंस को देखेंगे तो ये काफी हद तक प्रभावित होती है हेरिडिटी से, लेकिन अगर एनवायरमेंट ही ना मिले, मान लीजिए पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एकदम गिफ्टेड हैं, और एनवायरमेंट बच्चे को नहीं दे पाए, कहीं ऐसी जगह रहने लग गए जाकर के जहां पर बहुत अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां नहीं है, बट बच्चा गिफ्टेड है, उसका दिमाग अच्छा चलता है, तो अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो जो बच्चा साइंटिस्ट बन सकता था, हो सकता है वो भगवान ना करे कुछ और टेररिस्ट बन सकता है बच्चा। अच्छा मतलब, क्योंकि दिमाग तो वो लोग भी लगा ही रहे हैं ना। तो जो हेरिडिटी है, सिर्फ हेरिडिटी क्या करेगी, या हो सकता है जिस पोटेंशियल तक, ये तो एक नेगेटिव ही एग्जांपल हो गया। अगर हम दूसरे पक्षों में देखें, ऐसा होता है बट ये रियलिटी भी है, अगर हम दूसरे पक्षों में देखें तो पोटेंशियल जितना आप में था, जो हेरिडिटी से मिला था, अगर एनवायरमेंट नहीं मिला तो नहीं अनफोल्ड होगा, नहीं सामने आएगा, है ना। जॉन कीट्स की एक कविता भी है कि पता नहीं कितने लोगों में पोटेंशियल है जो धरती के नीचे आज दबे हुए हैं, कि उस तरह का एनवायरमेंट मिल पाना, उस तरह की एजुकेशन मिल पाना, ट्रेनिंग मिल पाना, उन सब का भी तो बहुत अहम रोल है ना। इवन न्यूट्रिशन मिल पाना, आप तो देख रहे हैं आमिर खान
ऐड कर रहे थे अब से कुछ साल पहले, या भारत में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में, अगर हम देख रहे हैं माल न्यूट्रिशन की, तो वो अपने आप में प्रॉब्लम है। तो कितनी भी अच्छी हेरिडिटी मिली है और खाना ही ना मिले, जिस टाइम पे डेवलप होना था बच्चे को चीजें ही नहीं मिली, एनवायरमेंट ही नहीं है, तो हेरिडिटी किसी काम की नहीं रही। और अगर एनवायरमेंट बहुत अच्छा भी दे दिया और बच्चे का जो आईक्यू है बिल्कुल मूड वाली स्थिति है, या बहुत ही कमजोर है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए शारीरिक रूप से ही कमजोर है, बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसा है बिकॉज ऑफ जीन्स और व्हाटएवर, तो उस केस में एनवायरमेंट बहुत अच्छा भी दे दोगे तब भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ओलंपिक में चैंपियन बन जाए। ठीक, तो ये बहस चलती रहती है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंट, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, वुडवर्थ कहते हैं कि दोनों का बराबर या महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बराबर हर क्षेत्र में नहीं हो सकती। जैसे आपकी आंखों के रंग में एनवायरमेंट का क्या रोल है? जीरो, हेरिडिटी का रोल है। अगर हम कहें आपकी एजुकेशन में, तो एनवायरमेंट का ज्यादा रोल है। तो कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ पक्ष ऐसे हैं विकास के जिनमें एनवायरमेंट हावी हो जाएगा हेरिडिटी पर, और कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हेरिडिटी जिनको सरपास कर जाएगी एनवायरमेंट की बजाय। अगर हम यहां बात करें तो हेरिडिटी जिसको हम कह रहे हैं या जीन्स कह रहे हैं, हमारे दो चीजें होती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। हेरिडिटी की जब हम बात कर रहे हैं, हालांकि अपने आप में एक चैप्टर है, इस पे आएंगे, अभी हम डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं बस इसको। आनुवांशिकता यानी आपकी हेरिडिटी। ठीक, तो हेरिडिटी हम दो चीजें देखते हैं जो हमारे जीन्स हैं। एक चीज है जीनोटाइप, जीनोटाइप हिंदी वाले भी जीनोटाइप ही समझ के लिखिएगा इसको, और फिनोटाइप, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे हैं अगर आप हिंदी में पढ़ने चले गए आपको चक्कर उक्कर आ जाएंगे और पेपर में काम भी नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं वो किन नाम से दिया हुआ हो, इतने नाम है एक चीज के हिंदी में। तो टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना है इंग्लिश में ही। जीनोटाइप बोले तो जो आपकी जीन्स जेनेटिक मेकअप है ये एक तरह से फिक्स्ड है, और ये आपके लिए एक लिमिट सेट कर देगा, ये आपके लिए एक लिमिट सेट कर देगा, एक ब्रॉड लिमिट सेट हो जाएगी कि भाई आप इतना जा सकते हो। मतलब मान लीजिए अगर दोनों पेरेंट्स एकदम कम हाइट है उनकी, 4-4 फीट के हैं, तो बच्चा अचानक से 6 फीट हो जाएगा, ये बहुत ही कम संभावना है इस चीज की। अगर है भी तो वो फिर हेरिडिटी से कहीं कुछ चल रहा होगा, एनवायरमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, कुछ और दवाइयां खा रहे हो, वट एवर इट इज। तो हालांकि इतना ईजी होता नहीं है। तो जीनोटाइप क्या है, एक ब्रॉड लिमिट दे देता है कि इसमें खेलते रहो बेटा, ये तुम्हारी हायर लिमिट है और ये तुम्हारी लोअर लिमिट है। अब बीच में एनवायरमेंट आ जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि कहानी चलेगी क्या आगे। ठीक, तो जीनोटाइप क्या है, एक लिमिट सेट कर देगा आपके लिए, है ना। भाई इंसान के बच्चे उड़ तो नहीं जाओगे, हवाई जहाज के बिना तो नहीं उड़ सकते, तो जीनोटाइप है भाई, इंसान का बच्चा इंसान बनेगा और गाय भैंस के बच्चे जो हैं वो गाय भैंस पैदा हो रहे हैं। इसका रीजन है जीनोटाइप, कि वो जेनेटिक कोडिंग है हमारी उस तरह की। दूसरी चीज है फिनोटाइप, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी अवलोकनात्मक चीजें जो बाहर दिखेंगी, ये आपके जीन्स में है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी अवलोकनात्मक विशेषताएं या ट्रेट्स भी कह सकते हो आप इनको, आपके जेनेटिक मेकअप में थी चीजें, तो ये चेंज होता रहता है एनवायरमेंट की वजह से, फिनोटाइप। लेकिन जो जीनोटाइप है वो एकदम फिक्स्ड है। अब हम यहां पे ये मानेंगे कि जो जीनोटाइप फिक्स्ड है इसका मतलब एक ब्रॉड लिमिट सेट हो गई है कि कहां आप खेलेंगे, कितनी पोटेंशियलिटीज हैं। लेकिन एनवायरमेंट इसमें एक रोल प्ले करेगा फिनोटाइप के द्वारा, कि आपको ट्रेनिंग कैसी मिल रही है, चीजें कैसी हो रही हैं, जो पोटेंशियल आप लेके पैदा हुए थे वो किस हद तक जाएगा या कितना होगा। तो ये जो है हेरिडिटी, ये डिसाइड कर रही है ऑलरेडी लोअर लिमिट और हायर लिमिट सेट करके कि हाउ फार वी कैन गो, कि हम जा कितने सकते हैं। भाई अगर 4-4 फीट माँ बाप की हाइट है तो 6 फीट जाएंगे, ये तो नहीं होगा। ठीक, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में बहुत कुछ है कि जिस चीज के साथ आप पैदा हुए हैं आप कितना अचीव कर सकते हैं, वो फिर एनवायरमेंट में देखा जाएगा कि हाउ फार यू विल गो। पूरी तरह से 100% निश्चित कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो ट्रेनिंग है, जितनी भी आसपास की अवेलेबल चीजें हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस तरफ आप जा सकते हो। तो एनवायरमेंट में आप देखते हैं कि क्या आप कर सकते हैं जिससे बेहतर से बेहतर अचीव करे बच्चा। लेकिन हेरिडिटी जो है वो क्योंकि फिक्स्ड है, लिमिट कर चुकी है आपकी, तो ये कहता है कि कितना आप जा सकते हो। वी विल गो का मतलब क्या होगा कि कितना चले ही जाएंगे, तो 100% किसी को नहीं पता। तो अगर हम बात कर रहे हैं कैन गो, तो ये जीनोटाइप में जो जीन्स आपका फिक्स्ड है, जो जेनेटिक कोडिंग हो गई है, उसने एक लोअर लिमिट या एक ब्रॉड लिमिट सेट कर दी है जिसमें आप खेलेंगे। फिनोटाइप वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको थोड़ा सा और 1 मिनट में समझ लेते हैं। जीनोटाइप मान लीजिए आपके जीन्स में है, आपके पिताजी जो हैं वो ब्राउन हैं और माताजी जो हैं वो व्हाइट हैं,
अमेरिकन है मान लेते हैं ऐसा, और पिताजी एशियन है, कोई भी कंट्री उठा लीजिए, और उस केस में आपके जीन्स में है कि ब्राउन कलर आपकी माताजी का है या ब्लू कलर आपके पिताजी का है, दोनों चीजें जेनेटिक मेकअप में है, जीनोटाइप में है। अब फिनोटाइप, एनवायरमेंट की वजह से आपका रंग क्या होगा, या जो आंखों का रंग में दोनों जीनोटाइप में चीजें थी ब्राउन और ब्लू, लेकिन फिनोटाइप में क्या आया? फिनोटाइप मतलब जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जीनोटाइप में तो बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है इस जनरेशन में आपकी आंखों का रंग जो है वो एकदम नॉर्मल रह गया, अगली में आपको दिखा यार ये तो हमारा दोनों में से किसी का नहीं था, मतलब माँ बाप का, कोई और तीसरा रंग का भी मिक्सचर है ना, या रंग का अंतर है, वो रिसेसिव जीन्स हैं कि आपके डोमिनेंट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में आएंगे। लेकिन फिनोटाइप इज एनवायरमेंट में जो है और हेरिडिटी में जो है वो कैसे बाहर आया। खैर देखिएगा, बात कर रहे थे हम किसकी, नेचर वर्सेस नर्चर की। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर, और ये फिलॉसफी तक की डिबेट है, मतलब पहले से चली आ रही डिबेट है, साइकोलॉजी में भी चलती रही है। जो लोग हेरिडिटी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे पियाजे हैं, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को या हेरिडिटी को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अगर हम बात करेंगे जो व्यवहारवादी लोग हैं यानी बिहेवियरिस्ट, जॉन लॉक कह रहे हैं कि भाई क्या हेरिडिटी, कोई हेरिडिटी वेरिडिटी नहीं होती, बच्चा तो ब्लैंक स्लेट होता है। जॉन लॉक ने कहा है ना टेबुला रासा है, तो एनवायरमेंट से कुछ भी बना देंगे। तो वो पूरा ध्यान नर्चर पे रख रहे हैं जो बिहेवियरिस्टिक लोग हैं। जो आपकी हेरिडिटी को कंसिडर कर रहे हैं वो नेचर की तरफ जाएंगे कि नहीं, नेचर, जैसे प्लेटो ने भी कहा कि कुछ एक इनबिल्ट या इनबॉर्न थॉट होते ही हैं, डिकार्टे भी कह रहे हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई नेचर इंपॉर्टेंट है, यानी आपके जीन्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्याजे ही क्यों ना हो, और हालांकि प्याजे एक्टिविटी को कम महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी या हेरिडिटी को उन्होंने महत्व दिया है। खैर ये उनकी बहस नहीं है, बट जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कुछ लोग ये मानते हैं, स्पेशली व्यवहारवादी तो मान ही रहे हैं, या इवन वाइगॉस्की भी, उन्होंने भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया नहीं है, यानी नेचर को। तो कुछ लोग कहेंगे नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहेंगे नर्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कभी भी चीज फाइनल नहीं हो सकती, कोई कंक्लूजन पे हम नहीं आ सकते। कंक्लूजन है तो इतना ही है कि दोनों महत्वपूर्ण हैं। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट, यानी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें हेरिडिटी का ज्यादा रोल है। आपका इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा, इसमें हेरिडिटी का ज्यादा रोल है। आपकी आंखों का क्या रंग है, इसमें तो टोटली ही हेरिडिटी का ही रोल है, सोलली डिटरमाइन करेगी आपकी हेरिडिटी कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा। अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट कुछ चीजों में डोमिनेंट हो जाएगा। एजुकेशन कैसी मिली, ट्रेनिंग कैसी मिली, आपका जो एक्सेंट है, जो शब्दावली है वो कैसी है, तो वो सब एनवायरमेंट से ही निर्धारित होता है। न्यूट्रिशन कैसा मिला इवन। तो नेचर वर्सेस नर्चर की जो कहानी है ये जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी ऐसा हमें लगता है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एक चैप्टर है अलग से भी हम करने वाले हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जीनोटाइप फिनोटाइप है, ये सब चीजें फिक्स्ड हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है या नर्चर। तो आपको मानना है भाई दोनों ही महत्वपूर्ण है, कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी, कुछ क्षेत्र में एनवायरमेंट। ठीक भाई, इंटेलिजेंस हेरिडिटी से प्रभावित है, लेकिन अगर बच्चे को ट्रेनिंग, एनवायरमेंट, एजुकेशन कुछ नहीं दिया आपने, तो वो इंटेलिजेंस, वो पोटेंशियल बाहर ही नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, बच्चा सा क्वेश्चन है, अब तो इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा एक ऑप्शन कर सकता है, यानी हेरिडिटी के बारे में कौन सी बात सही है, हेरिडिटी के बारे में कौन सी बात सही है, ये आप बताएंगे फटाफट से कमेंट करके, जल्दी से बताओ एक बार। अभी मैं आप लोग के कमेंट्स लूंगी, लास्ट में लूंगी, डिबेट ही करने वाले हैं हम आज मेनली। सीटेट वालों को दुखी नहीं होना, कल से वापस आ जाएंगे, ईवीएस के नोट्स वगैरह सब करेंगे। देखिएगा, अच्छा कल सैटरडे है ना, हाँ ठीक है, फिर भी पढ़ेंगे 9 बजे कल। हेरिडिटी के बारे में कौन सी एक बात सबसे बेहतर है, इसमें अलग अलग लोग उत्तर दे रहे हैं। हेरिडिटी डिटरमिन्स हाउ फार वी विल गो, कि हम कितनी दूर जाएंगे। वी विल का मतलब हो गया भैया हमें पता है पहले से ही कितना ही जाएंगे हम, खराब बात हो जाएगी। ये तो पूरी तरह से तो एनवायरमेंट भी सुनिश्चित नहीं कर सकता, बट हाँ एनवायरमेंट में बहुत सारे प्लेग्राउंड्स आपके होते हैं कि आप डिसाइड कर पाएं कि कितना जाएंगे। ठीक, तो वी विल गो का मतलब है हम श्योर हैं कि इतना ही जाएंगे। इट डिटरमिन्स हाउ फार वी कैन गो, हाँ एक ब्रॉड लिमिट सेट हो गई है कि लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है। ठीक, तो यस हम कह सकते हैं कि निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, हम किस पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हैं, वो फिर एनवायरमेंट हम डिसाइड करेगा कि हम उस पोटेंशियल तक पहुंचेंगे या नहीं। तो हेरिडिटी डिटरमिन करती है कि हम कितना जा सकते हैं, जाएंगे ये तो अभी नहीं पता, वो तो एनवायरमेंट का रोल बहुत ज्यादा है वहां।
सी ऑप्शन है, इट इज द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी विल गो। प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है, एनवायरमेंट तो फिर बहुत कुछ हो गया ना वी विल गो में, तो इट इज द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी कैन गो। प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है, इट डिटर्मिन्स, प्रॉपर भाई यही डिटर्मिन कर रहा है कि हाउ फार वी कैन गो, कि हमारी जो हेरिडिटी है वही ब्रॉड लिमिट्स सेट कर रही है हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर की हम बात कर रहे थे अभी, तो हमें पता है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, इसको आप हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट कह लीजिए। जैसे आपकी आंखों का रंग, आपका बालों का रंग, आपका ब्लड ग्रुप, इनको आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं, ये आपकी जेनेटिक मेकअप से आ रहे हैं। नर्चर की वही हम बात करें, अभी कोरोना आ गया, एनवायरमेंटल फैक्टर है। एक्सेंट की अगर हम बात कर रहे हैं कि आप जो भी जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, वो वहां से आपका उच्चारण जो है वैसा ही प्रभावित होता है, वो रीजनल इंपैक्ट उस चीज का होगा। वेट आपका कैसा है, वो भी एनवायरमेंट का रोल है। आप खाते रहेंगे सुबह से शाम तक पिज्जा और बर्गर, तो समझ ही रहे हैं क्या होगा फिर। चलिए खैर, तो अगर हम देखें तो एक छोटी सी बात कि डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कौन सी एक चीज है जो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, हेरिडिटी या एनवायरमेंट। इसकी बात हो रही है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी आपके व्यक्तित्व का विकास, यानी आपका विकास, उसमें महत्वपूर्ण क्या है। ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवंशिकता पर्यावरण का मिश्रण, जो कि वुडवर्थ भी कह रहे हैं, या नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस कितने दिए आपने। तो सिर्फ नंबर से ही, अगर पेपर देकर के ही पर्सनैलिटी डिसाइड होगी, तो जो लोग पेपर नहीं देते तो वो तो फिर पर्सनैलिटी खत्म, उनके तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ उस तरह से, ये तो बात गलत हो जाएगी। आनुवंशिकता पर्यावरण का मिश्रण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेरिडिटी और सिर्फ अकेला एनवायरमेंट जी नहीं, ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों, बोथ, वो भी गुणनफल है। गुणनफल मतलब इंटरेक्शन है, कभी किसी का पक्ष भारी होगा, कभी किसी का। ऐसा नहीं हो सकता कि वही अगेन कि 75 और 25 का रेशो है, पता नहीं ना, मैं किसी क्षेत्र में हो सकता है 100% हेरिडिटी रोल प्ले कर जाए, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले कर जाए। जैसा कि एजुकेशन में एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करेगा, और अगर हम आंखों के रंग की बात कर रहे हैं या इंटेलिजेंस के लेवल की, आईक्यू की बात कर रहे हैं, तो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होगा। दूसरी एक डिबेट है, तो पहली डिबेट थी नेचर वर्सेस नर्चर की, कि नेचर इंपॉर्टेंट है कि नर्चर, तो कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। ज्यादातर लोग आज के समय में ये मानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी की संभावना ज्यादा होती है, जैसे आपकी हाइट जो है वो पिताजी पर चली गई, और दिमाग जो है वो माताजी पे गया, या फिर एनवायरमेंट जैसा आपको मिला, आपने कैसे उसको कल्टीवेट किया, तो एनवायरमेंट का ज्यादा रोल हो गया आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। वहीं फिजिकल डेवलपमेंट आपका ज्यादा प्रभावित हो गया, आपको खाना कैसा मिला और आपकी हेरिडिटी कैसी थी। तो अगेन वहां पे भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर न्यूट्रिशन ही बहुत अच्छा नहीं मिला तो हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक फाइनल रिजल्ट कोई भी आपको दे देगा। अर्ली वर्सेस, तो इसमें मनोवैज्ञानिकों में ये नोकझोंक चलती रहती है इस चीज को लेके। दूसरी एक डिबेट है अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस की, यानी प्रारंभिक बनाम बाद के अनुभव। प्रारंभिक मतलब शुरुआती साल आपके जीवन के, स्पेशली 4-5 साल, मैक्सिमम जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है आपका, शुरुआती साल आपके जीवन के क्रिटिकल होते हैं, लगभग हर कोई व्यक्ति ये मानता है। ये क्या है, बहुत ही संक्रमणकालीन या इंपॉर्टेंट टाइम है, क्रिटिकल ईयर्स हैं आपके जीवन के। वो बॉर्नवीटा वाला एड देखा होगा ना आपने, वो कहते हैं कि 5 साल बच्चे के 90% मस्तिष्क का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को देती हूँ ये वो। हम बॉर्नवीटा को बिना मतलब प्रमोट कर रहे हैं भाई, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या ही कौन सा विकास हो रहा है दिमाग का। तो अगर हम बात करें तो ये कहेंगे कि, क्योंकि बैचेस में तो ये बातें नॉर्मल होती है, देखिएगा अगर हम बात करें क्रिटिकल है, क्या क्रिटिकल है, अर्ली की लेटर, तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि अर्ली ईयर्स जो हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। आपके जो शुरुआती नींव फाउंडेशनल पीरियड है, आपकी गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो टाइम है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, कि बच्चों को आंगनवाड़ी और ये सारी जो चीजें हैं, कि इनिशियल ईयर्स में न्यूट्रिशन भी हम उसको प्रॉपर दें, उसको अच्छा एनवायरमेंट दें, क्योंकि वो फाउंडेशन है। उस टाइम पे लगभग 5-6 साल तक 90 to 95% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं लेकिन जो कहते हैं कि शुरू में जो हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट लाइफ या जो बाद के साल हैं आपके जीवन के वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें बहस चलती रहती है। जितने भी लोग स्टेज की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें बात करेंगे। अगर हम बात करें, इसको ऐसे समझते हैं अर्ली वर्सेस लेटर चाइल्डहुड, तो इसमें फ्रॉइड हैं, जितने भी नहीं, फ्रॉइड ने स्टेजेस की बात की है, बट ये इकलौते फ्रॉइड ही हैं जो इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर स्टेजेस वाले साइको एनालिस्ट की बात करें
तो फ्रॉइड ये कहते हैं कि भैया जो बच्चे की पर्सनैलिटी वो शुरुआत के 5 साल में डिसाइड हो जाएगी, जो भी उसके साथ हुआ या जिस भी तरह की चीजें या जिस भी एनवायरमेंट में वो रहा। तो पूरा जीवन आपका वो 5 साल शुरुआत के डिसाइड कर रहे हैं, या पर्सनैलिटी आपकी, जीवन तो नहीं, पर्सनैलिटी आपकी, व्यक्तित्व आपका कैसा होगा। आप बहुत ही ज्यादा शाय रहेंगे या क्या स्थिति रहेगी। इवन ये बहुत सारी रिसर्चेस पाती हैं कि जिन लोगों के साथ कोई घटना, कोई ट्रॉमेटाइज्ड, कोई ट्रॉमा हुआ है या ट्रॉमेटाइज्ड रहे हैं बचपन में, उनका जो अडल्टहुड है, यानी जो उनकी वयस्कावस्था है, जब वो बड़े होते हैं तो वो डिप्रेशन की संभावना उनमें ज्यादा है, एंग्जाइटी की संभावना उनमें ज्यादा है, या उन चीजों का जो प्रभाव है वो तब तक रहता ही है और लाइफ लॉन्ग रहता है। तो दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ बहुत अच्छा बचपन जिनका नहीं बीता, बहुत अब्यूसिव रहा इमोशनली, फिजिकली, व्हाटएवर, वो भी बाद में जाकर के नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पेरेंट्स मान लीजिए हेल्दी नहीं मिले, पिताजी बहुत ही बिना पिए बात नहीं करते थे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जिसने अब्यूज झेला है, जिसका एनवायरमेंट बचपन में अच्छा नहीं रहा, वो भी बाद में जाकर के अपने बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरमेंट दे, वो बहुत ही अच्छी सी जिंदगी गुजारे। तो यानी हर चीज का एक यहां पे काउंटर है एकदम पेश, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं भाई शुरुआत के 5 साल बिल्कुल फाउंडेशन है। इवन यूनिसेफ तक भी कहता है कि भाई जो आपकी शुरुआत का 1 महीना है, 1 साल है बच्चे के जीवन का, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ब्लास्ट कर रहे हैं दिमाग में, वो न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा थोड़े, अगर लेटर एक्सपीरियंसेस महत्वपूर्ण नहीं होते तो फिर तो वो लोग जिनका बचपन ठीक नहीं गुजरा वो जीवन भी ठीक नहीं गुजारेंगे। ऐसे भी लोग हैं ना जो गुजार रहे हैं या अच्छे से अपने आप को सही इंडिविजुअल या वेल एडजस्टेड है, जिनका, लेकिन यह भी पाया जाता है कि जिनका अर्ली लाइफ में या जो शुरुआती साल है, बचपन अगर एडजस्टमेंट भरा नहीं रहा या बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है या अब्यूज भरा रहा है, तो बाद की लाइफ में उनको सोसाइटी में, एनवायरमेंट में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तो ये अंतहीन बहस है, ये हमेशा चलती रहेगी। ठीक, तो आपको बीच का रास्ता ढूंढना है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो, कि अगर आपसे पूछा है कि अर्ली एक्सपीरियंस वाले क्या कहेंगे, तो फिर तो आपको एक साइड जाना है कि वो तो कहेंगे भाई शुरुआत के जो साल है वही फाउंडेशनल पीरियड है, वही सेंसिटिव है, वही क्रिटिकल है। लेकिन आपसे पूछे कि लेटर एक्सपीरियंस वाले क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे हाँ वो ये कह रहे हैं कि भाई शुरुआत के जो पिछले कुछ साल हैं वही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जो आपकी स्टेज है करंट वो महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि आपके अकॉर्डिंग क्या महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे भैया हमारे लिए तो दोनों महत्वपूर्ण है ना, स्पेशली अर्ली की तरफ। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने पूछा कैसे, बट इन दोनों की बहस में हमें बैलेंस में रहना है। तो जो पर्सनैलिटी है वो कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो जाती है 5 साल की उम्र तक, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर आप उनको देखेंगे एरिक्सन को, तो वो तो अलग अलग स्टेजेस उन्होंने दी हैं कि कौन सी स्टेज में क्या महत्वपूर्ण है। अब आते हैं थर्ड डिबेट पर, जो है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की, सततता बनाम असातत्य या निरंतरता बनाम अनिरंतरता। इस पे इस बार सीटेट में भी इवन क्वेश्चन पूछा था कि जैसे प्याजे हैं तो वो कह रहे हैं कि भैया विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा कि एक स्टेज में इतना, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो ये क्या है, ये मैंने मैराथन वगैरह में बताया है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, डिस्टिंक्ट स्टेजेस दे दी। तो जिस भी व्यक्ति ने लगभग स्टेजेस की बात की है वो यही कहेगा कि विकास जो है अनिरंतर है, चाहे वो प्याजे हो, चाहे वो कोलबर्ग हो, चाहे वो आपके फ्रॉइड हो, एरिक्सन हो, क्योंकि स्टेजेस का मतलब ये आपने तोड़ दिया, बांट दिया, डिस्टिंक्ट स्टेजेस, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया कि इस स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर हम बात करें जनरली जो हम मानते हैं परसेप्शन या बेटर मानते हैं आज की डेट में, हम कॉन्टिन्यूअस को मानते हैं, बट ये लोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, चलें आगे बढ़ें। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वाइगॉस्की की, तो वाइगॉस्की कह रहे हैं भैया जो विकास है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी एज और स्टेज से फर्क नहीं पड़ रहा, वो चलता रहेगा। ठीक, सतत प्रक्रिया है, आप ग्रेजुअली विकास की जो प्रक्रिया वो चलती रहती है, कोई इसमें स्टेज की जरूरत नहीं है, कोई एज की जरूरत नहीं है। ये दोनों अलग पर्सपेक्टिव हो गए बिल्कुल। लेकिन जितने भी लोग एज की बात कर रहे हैं वो कहेंगे साफ साफ कि विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है। बेसिकली अगर हम देखें, जो डिसकॉन्टिन्यूअस कहने वाला व्यक्ति है वो ये कहेगा कि एक स्टेज में इतना विकास, जैसे आपको पता है सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, फिर अचानक से प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक स्टेज आ जाती है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या हो जाता है आपका, प्याजे की मैं बात कर रही हूं, लॉजिक आ जाएगा या कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक आ जाएगा, क्लासिफिकेशन या कंजर्वेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप सच में देखें तो क्या अचानक से कंजर्वेशन आ गया,
प्री ऑपरेशनल में धीरे धीरे वो समझ नहीं बना रहा था अपनी, ग्रेजुअली बना रहा था बच्चा। तो जो कॉन्टिन्यूअस वाले लोग हैं वो कह रहे हैं धीरे धीरे बन रही है ना समझ, विकास धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार हो रहा है। आपको दिखेगा कुछ कुछ चीजें हैं जो जिनको विजिबल होने में, दिखने में टाइम लग जाएगा, लेकिन है हो तो वो कॉन्टिन्यूअस ही रही है ना अंदर। तो ये बात हुई किसकी, आपकी कॉन्टिन्यूटी की। डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे नहीं, अचानक से जैसे आसमान से प्रकट हो जाती हैं चीजें वैसे हो जाएंगी, मतलब अचानक से विस्फोट की तरह, जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई का बनना, ककून से फटके एकदम से निकलेगी, वैसे वाली स्थिति है स्टेजेस वाले लोगों की। मैं अभी दिखाऊंगी भी। तो डेवलपमेंट अकर्स स्मूथली ओवर टाइम या फिर थ्रू अ सीरीज ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्टेप्स। तो ये याद रखिएगा, जो लोग कह रहे हैं प्री डिटर्मिन्ड स्टेप्स के थ्रू है यानी डिसकॉन्टिन्यूअस है, जो लोग कह रहे हैं स्मूथली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, और स्मूथली भी उतना स्मूथ नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो वो कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएंगे। कोई कह रहा है रेडी टू हेल्प, नाम ही इनका है। आप तो बोलते हो बच्चों के साथ तो सीटेड अपीयरिंग वालों के लिए ट्विटर में साथ नहीं आते हो, आपने बताया कहां, कमेंट करके बताओ क्या कर रहे हो क्या नहीं, है ना। आप लोग कह रहे हैं अगेन, मतलब आपके कहने पे मैं साथ हूं, अदरवाइज ये चीज मैं अपना पक्ष इस पे बता चुकी हूँ। तो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कौन सी डेट है क्या है। अगर आप कमेंट करोगे, मैं तो एक भी कमेंट नहीं पढ़ा इतने दिनों से, मैं कमेंट पढ़ती हूँ जबकि डेली। तो अगर मेरे को कमेंट्स आते हुए या मेल्स वगैरह आते हैं तो मैं उस चीज पे बिल्कुल, क्योंकि मैं ट्विटर पे खुद से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, बहुत रेयर कभी देखती हूँ। देखिएगा कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, मैं आज देख लूंगी, डोंट वरी। अब इसको देख लेते हैं। अब देख रहे हो पढ़ाई चल रही है, कोई तीसरी ही दुनिया की बात हो रही है यूट्यूब पे। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सतत विकास की, तो जो लोग ये मानते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलती है बिना स्टेजेस एज के, और दूसरी तरफ है असतत या अनिरंतर, या असतात्य भी बोल रहे हैं हम इसको, ठीक। तो ये पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग वाला ग्रुप है। जितने भी लोग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, सिंपल याद रखिएगा, वो कहेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। चाहे वो फ्रॉइड हो, चाहे वो आपके एरिक्सन हो, चाहे वो कोहलबर्ग हो, ब्रूनर हो, जितने भी लोग बेसिकली स्टेज की बात करेगा जो भी। और इसको ऐसे भी बांट के देख लिया जाता है कि जैसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं पियाजे, तो वो कह रहे हैं भैया ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। जो साइको एनालिस्ट हैं, चाहे वो एरिक्सन हो, फ्रॉइड हो, ये लोग कह रहे हैं क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये बेसिक सी बातें हैं। अगर हम यहाँ पे वाइगोस्की को एक साइड रखें, क्योंकि वाइगोस्की ही यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कॉन्टिन्यूअस की बातें कर रहे हैं, और भी लोग हैं। तो कॉन्टिन्यूअस की अगर हम देखें, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ये चल रहा है सतत, ये सेम रेट से चल रहा है, ये नहीं है इसका मतलब। ये एक कर्व जैसा बनेगा, जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं, ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। वहीं डिसकॉन्टिन्यूअस या असतत कहेगा कि इन्फेंसी है जन्म से 2 वर्ष में, तो 1 साल में 2 शब्द आने ही चाहिए बच्चे को, ऐसा हो सकता है उसको 3 आ जाए कई बार। इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना बहुत सारी स्टेजेस में। अगर हम पियाजे में देखेंगे तो हमें पता है कि वो सिंबॉलिक स्टेज ऐसा थोड़ी है कि वो अचानक से एक दिन 2 वर्ष का हुआ था और उसको सिंबॉलिक स्टेज प्रकट हो गई थी। वो धीरे धीरे किसी में पहले आ जा रही है, किसी में ज्यादा जल्दी आ जा रही है। जो डिसकॉन्टिन्यूअस वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेज है वो फिक्स है, जो पैटर्न है वो फिक्स है, बस रेट में अंतर आ सकता है। तो ये दर को तो भिन्न मान रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं भैया ये कॉन्टिन्यूअस चलेगा, ग्रेजुअल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेज की जरूरत नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग रेट में तो अंतर होता है, लेकिन बाकी चीजें इनकी फिक्स्ड रहती हैं। तो इन्फेंसी में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है, मान लीजिए सेंसरी मोटर स्टेज में आपको पता है ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा हो जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस कुछ टाइम पहले आ जाए, किसी में प्री ऑपरेशनल की स्टार्टिंग तक जाकर के आए कहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो स्टेजेस में तोड़ करके बात कर रहे हैं, तोड़ने का मतलब ये है कि डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। जो एक कर्व में बात कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, बट हम कॉन्टिन्यूअस को बेहतर की तरफ हम मान सकते हैं। आपको अपनी मर्जी से चूज नहीं करना, अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर हम यहां देखें तो पियाजे और वाइगोस्की को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस से। तो अगर आप जाएंगे आपको इंटरनेट पे इस तरह की इमेजेस भरपूर मिल जाएंगी कि जब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस को, तो ये इसको मान लेते हैं ये है इमेज ए और ये है इमेज बी। कॉन्टिन्यूअस क्या है, एक कर्व में जा रही है, स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है, कर्व है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो मतलब फिर वो हो जाता है ना 2 + 2 + 2 2 2 ही होगा। तो डेवलपमेंट तो स्पाइरल होता है, हमें पहले ही पता है ना। तो ये क्या है कि भाई आप देख रहे हैं बाहर से आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली पेड़ बड़ा होगा। तो उस तरह से देख रहे हैं जो कॉन्टिन्यूअस वाले लोग हैं कि विकास सतत है, यानी वाइगोस्की की अगर हम माने तो हम ये कह सकते हैं कि विकास धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है जो वूम टू टूम जाएगी और बिना स्टेजेस के यहाँ पे बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पियाजे को रख लेते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो भी, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ही हैं, उन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं, उनको रख लिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक
लेडी बग जो अचानक से हर स्टेज में अपना रंग बदल रहा है, कुछ और ही बन जाता है, जबकि यहां आप देखेंगे ये बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये कह रहे हैं एक स्टेज से दूसरी में जाते एकदम रूप बदल जाएगा। ठीक, तो या ऐसे ही एक बटरफ्लाई बनती है, तो ये कह रहे हैं इस स्टेज में ये लक्षण प्रतीत हो गए अचानक से, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आया तो लॉजिक आ गया, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में आया तो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ गया, कुछ और ही बन गया, विच इज ऑल्सो राइट। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पे सही है, यही डिबेट है इनकी। तो ये हम कहेंगे वो प्याजे, इसको वाइगोत्स्की लिख सकते हो, या कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सतत कि धीरे धीरे शेप बदल रही है, अचानक से कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हो गया जो एक दिन आपको लगा रहे वाह। तो ये थी कहानी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस की। एक और डिबेट है जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बट आज के लिए फिर हम इसको समाप्त करेंगे, डेवलपमेंटल टास्क हम कल करने वाले हैं। तो एबनॉर्मल बिहेवियर, कल तो सैटरडे, वेंसडे मिलेंगे अब हम बैच में, है ना। आपकी क्लास है वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे 7:30 बजे, अब शाम को यूट्यूब पे। आगे से इस वाले बैच की क्लास अभी नहीं होगी, ये 2 सेशंस थे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हम करने के वाले हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर वर्सेस डिफरेंसेस। एबनॉर्मल बिहेवियर, अब ये भी अपने आप में एक डिबेट है, उतनी ज्यादा अभी विकसित नहीं है, बट है कि हम देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा होता है बहुत बार, मेरी भी क्लास चल रही होती है तो बीच में कोई पूछ लेगा कि हमारा बच्चा तो इतने साल का हो गया, अभी तक तो नहीं बोल पा रहा वो 2 शब्द, है ना, कि 2 शब्द जोड़ के वो नए शब्द नहीं बना पा रहा, टेलीग्राफिक स्पीच नहीं आई अभी, वो तो 3 साल का हो गया, आप तो 2 साल कह रहे हो। तो ऐसा होता है कई बार कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस माने उस चीज को कि बच्चा 3 साल तक नहीं बोल पा रहा है, या अपनी बात इतनी जितनी उसको कहनी चाहिए थी डेवलपमेंटल टास्क के अकॉर्डिंग। डेवलपमेंटल टास्क क्या है, एक एज के हिसाब से माइलस्टोन तय होते हैं कि इस स्टेज पे ये काम तो बच्चा करने लगेगा, अभी वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो डेवलपमेंटल टास्क के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई चीज करनी थी और बच्चा नहीं कर पा रहा, तो उस चीज को हम एबनॉर्मल माने या इंडिविजुअल डिफरेंसेस मान लें वर्सेस डिफरेंसेस, कि भाई ये तो व्यक्तिगत अंतर है, कोई बात नहीं, इतने दिन बाद कर लेगा, सारे एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक डिबेट है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हैविंग कस्ट, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल जो वैलिड चीजें हैं, काम की चीजें हैं, वो पढ़ें। अगर आप डेवलपमेंटल टास्क ही देखने निकल जाएंगे तो 36 तरीके के टास्क मिल जाएंगे आपको, बट जो एकदम मतलब जिन्होंने दिए हैं ये, अगर हम बात करें हैविंग कस्ट का, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हम मानते हैं डेवलपमेंटल टास्क की प्रक्रिया। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ये अभी हम कल या नेक्स्ट करेंगे, मतलब वेंसडे करेंगे, या जिस भी दिन इसका नंबर आएगा। और फिर हम समझेंगे किस स्टेज में क्या क्या काम होना चाहिए। जैसे जन्म से 6 वर्ष तक हमें पता है कि बच्चे का वॉक करनी तो आ ही जानी चाहिए, सॉलिड फूड लेने लग जाए, बात करने लग जाए, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट बॉडी से निकालने लग जाए। फिर डेवलपमेंटल टास्क की मास्टरी में कौन सी चीज हेल्प करती है और कौन सी ऑब्स्टेकल बनती है, बहुत सारी चीजें हम करेंगे धीरे धीरे। तो आज हमने बेसिकली क्या किया, कुछ क्वेश्चंस किए और एक ओवरव्यू लिया इन 3 चीजों का, जिनको आप अगर रिवाइज कर लेंगे, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिनको आप रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जो लोग बिल्कुल नए जुड़े थे, 2-3 सेशंस अभी देखिए, जो हर एक टीचर का अपना स्टाइल होता है, उसको अडॉप्ट करने में समय लगता है थोड़ा सा, ठीक। तो ये हुई एक बात। दूसरा, अगर आपने सीटेट में मेरे साथ पढ़ा है फिर तो आपको दिक्कत क्या ही होगी, ठीक है ना। क्या कह रहे हो भाई, प्रैक्टिस सेशन इन डिमांड फॉर केवीएस पीआरटी। तेजल वो हम करेंगे, बट एक बार सीटेट से मुझे फ्री हो जाने दो, क्योंकि ऑलरेडी बैचेस और उन सब के बाद जितना समय बचता है वो सीटेट के लिए फिर यूट्यूब पे डेडिकेट हो जाता है। तो एक बार सीटेट से फ्री हो जाने दो, उसके बाद फिर हम वो करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, चलिए आगे बढ़ें। तो ये एक बेसिक बात थी जो हमने आज क्या किया, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो आपकी यूनिट 1 है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ को थोड़ा सा टच किया। हालांकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस है, ये चीजें वैसे तो आपको सीटेट में पढ़ लेनी चाहिए, बट फिर भी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट के और ग्रोथ के बीच में क्या अंतर है, जो मेन चीजें हैं वो हम यहाँ पे जब डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे एक और बार उसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। आज मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया कि ग्रोथ क्या है, मैच्योरेशन क्या है और डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद हमने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पे आज बात की है, जिसमें 3 प्रकार की डिबेट्स थी। एक था आपका अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, यानी शुरुआत के 5 साल इंपॉर्टेंट हैं या बाद के 5 साल इंपॉर्टेंट हैं, या प्रेजेंट के जो रिसेंट ईयर्स हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं विकास के लिए। कुछ लोग कहेंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाई हमारी तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है कॉलेज जाके, और जितना पूरे जीवन में नहीं सीखा था उतना पिछले 5 साल में सीख लिया। कुछ लोग कहेंगे भाई बचपन भी जीवन भर प्रभाव नहीं छोड़ता, और ये भी अलग अलग एस्पेक्ट का भी खेल है इसमें। जैसे अर्ली एक्सपीरियंस और लेटर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये जो 4 प्रकार हैं आपके, इनमें भी ऐसा हो सकता है कि आज जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो आपका संज्ञान है, जो आपकी समझ है, वो पिछले 5 साल से जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया, किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना स्टार्ट किया, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो प्रभाव है वो आपके
आज के सालों का है, प्रेजेंट टाइम का है, लेकिन जो आपका इमोशनल, सोशियो इमोशनल पक्ष है वो आपके अर्ली ईयर्स से ही प्रभावित है। कि आज भी अगर आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपको दर्द होता है, क्योंकि बचपन में आपने अपनी माताजी को बहुत दुखी देखा था। तो अलग अलग विकास के प्रकार में, डोमेन में, टाइप में भी अंतर हो सकता है कि किसी चीज पे अर्ली एक्सपीरियंसेस का प्रभाव हो और किसी दूसरे टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे आज के प्रेजेंट ईयर्स का प्रभाव हो। समझ पा रहे हैं ना बात को? ऐसा ही फिजिकल में भी हो सकता है। आपने पिछले 5 साल में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं चेंजेस हैं। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके साथ हम खेल सकते हैं। तो अभी हमने आज मेन डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट किया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट का लिया। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इसमें अभी बाकी है, डेवलपमेंटल टास्क और चैलेंजेस बाकी है, माइलस्टोन्स भी जिनको हम कह देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वेडनेसडे शाम को 7:30 बजे करेंगे, करियरवेल ऐप पर करेंगे। और इसके अलावा ये क्या हुआ, बंद कर दिया क्या मैंने, देखना एक बार। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस चीज की, बस इसी चीज की बात करेंगे। इतने आप बाकी टीचर्स की भी क्लासेस आपकी डेली रेगुलर हो रही होंगी, वो भी अटेंड करते रहेंगे साथ साथ। और जो बैचेस में चल रहा है एटलीस्ट उस पर पूरा फोकस रह के प्रॉपर रिवीजन करके प्रीवियस ईयर साथ में करना है, और कोई बहुत ज्यादा बड़े तीर नहीं मारने। और ये एक बात हुई, अभी इनको डिटेल में भी करेंगे जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी ना, जब हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो ये बातें करेंगे। ये सब हम कर चुके हैं। आज के लिए 3 डिबेट्स थी जो हमने समझी कि जेनेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट, ये एक डिबेट है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ये एक डिबेट है। और लास्ट में हम समझ रहे थे कि जो शुरुआती साल हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या लेटर एक्सपीरियंसेस। तो ये 3 मुख्य डिबेट हैं। इसके अलावा हमने एबनॉर्मल वर्सेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो डिबेट है उसको थोड़ा सा टच किया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब आपको कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। जैसे ये लाइव क्लास चल रही है, सारी क्लासेस लाइव होंगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा में मिलेंगी जो अदर देन सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक, बाकी लाइव ही होगा सेशन आपका। तो ये कहानी थी यार। बाइलिंगुअल चलेंगी चीजें, बट आप मेरे से ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि एक एक शब्द बाइलिंगुअल लिखा हो। जैसे ये, इसका कोई अपने आप में महत्व नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि यार ये इश्यूज या डिबेट्स कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आते हैं। तो इसका कोई ऐसा नहीं कि आपको ये नोट्स बना के सुंदर सुंदर लिख के आना है वहां, बस ये आपके समझने के लिए है। अब ये है जिससे आपको चलो पता होना चाहिए, तो हिंदी में वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो मेजर चीजें हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो किसी एक भाषा में ही होंगी। बिना मतलब मैं इसको भर करके यहाँ पे लिख दूं तो फिर तो आप किताब से ही पढ़ लेंगे, है ना। जो डिस्कशन चल रहा है वो समझ में अगर आपको आ रहा है तो फिर आप कोर्स समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई और बात हो आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। कल से हम अपना 9 बजे सीटेट पे लगेंगे वापस से, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी कि डेट अनाउंस हो जाए, एडमिट कार्ड वगैरह आ जाए, तो फिर हम अपनी 5 मैराथन और जो प्रैक्टिस वगैरह है वो करेंगे आगे कंटिन्यू। और ईवीएस के नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जल्दी ही।